चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है। पंचदेवल में एक कुआं ढह गया। एक व्यक्ति के दबे होने की खबर मिल रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, रेस्क्यू जारी है। करीब 120 फीट गहरा यह कुआं है। बताया जा रहा है कि शिवगंज के पंचदेवल में एक कृषि कुएं पर कार्य चल रहा था, तभी अचानक भरभरा कर कुआं ढह गया। जिस वक्त कुआं ढहा 3 लोग थे, पर 2 लोग रस्सी के सहारे बाहर निकल आए, एक कुएं में दबा हुआ है। कुआं करीब 120 फीट गहरा बताया जा रहा है। जानकारी मिलने पर पालड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। एसडीएम भागीरथ चौधरी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू शुरू किया गया। कुएं में मिट्टी के साथ साथ पानी भी है, जिसके चलते रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, खबर से जुड़ी हुई अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक पल बेहद कीमती। वो शख्स दबा हुआ है मिट्टी में और उसे निकालने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कोशिश यही है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस कुएं का कार्य चल रहा था, उसी वक्त ये कुआं भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति के दबे होने की खबर है। हालांकि 3 लोग थे वहां पर, 2 लोग रस्सी पकड़कर बाहर आ गए, लेकिन एक उतना खुशकिस्मत नहीं रहा, वो अभी भी नीचे फंसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शरद से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या अपडेट्स हैं? स्वप्निल, ये जो उत्तमन के पास एक गांव है पंचदेवल, वहां पर आज सुबह कुएं की जो मिट्टी धंस गई थी, उसमें एक व्यक्ति जो मजदूर था वो दब गया था। वो सुबह से लेकर अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद व एडीएम भागीरथ व पुलिस जाब्ता रेस्क्यू भी चल रहा है। रेस्क्यू के जो टीम है वो भी मौके पर आ चुकी है। लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। जिस तरीके से जो मजदूर है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, वो आलपा गाँव का रहने वाले। मैं आपको बताऊं स्वप्निल की 3 मजदूर थे जो कुएं को मरम्मत करने के लिए नीचे उतरे थे, जिसमें से मिट्टी देने के कारण एक जो मजदूर है वो दब गया। 2 जो अन्य मजदूर थे वो किसी तरीके से रस्सी की सहायता से बाहर निकल गए थे। अभी तक रेस्क्यू चल रहा है, उसको बचाने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। विधायक सहीम लोढ़ा भी यहाँ पर मौजूद है और जिला कलेक्टर। वो जो शख्स शरद नीचे फंसा हुआ है, क्या उसकी आवाज मिल पा रही है? उससे प्रशासन किसी तरह से बातचीत कर पा रहा है? स्वप्निल, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो कुआं जिस तरीके से दिखाएंगे, वो मजदूर अंदर है, उससे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी किसी प्रकार से उससे संपर्क नहीं साधा गया है या कोई आवाज वगैरह उसकी नहीं आई है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो 2 फीट के नीचे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी अलग टाइप की मिट्टी थी, उस वजह से वो धंस गया था और पूरे प्रयास किया जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखावे कि एक अन्य व्यक्ति को रस्सी के सहारे बांध कर नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उससे संपर्क साधा जा सके, ये लोकेट किया जा सके कि मजदूर जो 1 बजे के बाद से अंदर है उसकी क्या लोकेशन है, उससे किस तरीके से संपर्क साधा जाए और उसको किस तरीके से यहाँ बाहर निकाला जाए। जी स्वप्निल, मतलब अभी उसे लोकेट भी नहीं किया जा सका। अभी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है उसको लोकेट करना और उसके बाद देखना प्लान करके कि उसे किस तरह से निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे शरद समय बढ़ेगा, वैसे वैसे शाम होगी, हो सकता है अंधेरा हो जाए, तो बैकअप में कोई प्लान बी भी है? स्वप्निल, बिल्कुल, जैसे जैसे समय बढ़ेगा और समय बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होगा तो और चुनौतियां बढ़ेगी उसको निकालने के लिए। यहाँ 2 जेसीबी भी है और जो रेस्क्यू की टीम भी है, और अलग तरीके से ये समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मिट्टी है जो चिकनी टाइप की मिट्टी है, उसको खोदना और उस तरीके से निकालना बहुत चुनौती भरा काम है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रहे कि किस तरीके से जो मिट्टी के नीचे दबे मजदूर को बाहर निकाला जाए। जी
जी। वो मजदूर इसी गांव का था या कहीं और का था? अमूमन इस तरह की जगहों पर भीड़ को काबू में रखना काफी मुश्किल हो जाता है, जितने मुंह उतनी बातें, उतने सुझाव आने लगते हैं। लेकिन एक चीज जो ठीक लग रही है कि जिस जगह पर रेस्क्यू है उसको घेर कर बहुत ज्यादा क्राउड करने की कोशिशें नहीं हुई हैं लोगों की तरफ से, या प्रशासन ने उसको इंप्लीमेंट करवाया हो। लेकिन वो मजदूर क्या स्थानीय ही है या कहीं और से आया था? स्वप्निल, मैं बताऊंगा, मजदूर यहाँ शिवगंज जो तहसील है वहाँ के आलपा ग्राम पंचायत का रहने वाला है। और ये जो गांव है वो पंचदेवल है, काफी किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो जरूर सहायता के लिए आए हैं, ताकि किसी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को, अगर ग्रामीणों की सहायता की जरूरत पड़े तो लोग मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, जिला कलेक्टर मौजूद है, पुलिस जाब्ता मौजूद है। अनाउंसमेंट हुआ है, शरद बता पाएंगे क्या है रणनीति की किस तरीके से जो स्वप्निल, मैं बताऊं कि शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कोटा से खबर है, यहां बदमाश बेखौफ हैं। दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई, घर से बाहर निकाला फिर चाकुओं से गोद दिया। हमले के बाद बदमाश फरार हो गए। फिलहाल अनंतपुरा पुलिस जांच में जुटी है। कोटा में अजय आहूजा नगर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक घर में मौजूद था, हमलावरों ने उसे बाहर बुलाया, उसके बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। युवक लहूलुहान हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को तलवंडी के निजी अस्पताल लाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इलाके में ही रहने वाले दिलीप गुर्जर नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, ये बात सामने आ रही है। वो आरोपी है। दिलीप गुर्जर और चेतन गुर्जर के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। चेतन गुर्जर वो शख्स जिसकी मौत हुई है। नगर में चरत गुजर के यहाँ पर कुछ लड़के गए बाइक से बैठ के और उसको घर से बाहर बुलाया और उसके स्टैबिंग की, जिसको यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे लाने के बाद उसकी डेथ हो गई। अभी जाके घटनास्थल देखते हैं और भी कुछ जानकारी मिलती है तो कि वो लड़के कौन है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, आप सही कह रहे हैं। कोचिंग नगरी में बदमाशों के इस कदर हौसले बुलंद हैं कि आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज भी दिन दहाड़े घर के बाहर चतर गुजर का बाहर बुलाकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। ये वारदात लगभग सीसीटीवी में बाहर निकलते हुए कैद हुई है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोटा में पिछले 3 दिनों में 2 मर्डर हो चुके था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोटा में पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावे पर निश्चित रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल मृतक के शव का एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करें जयपुर की, जहां एक कार चालक की गुंडागर्दी दिखी। पहले तो तेज गति से कार दौड़ाकर कार चालक ने नियम तोड़ा। रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीट दिया। कार चालक की दबंगई देखिए, न डर न कानून का खौफ, सरेआम ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। श्यामनगर में ट्रैफिक पुलिस के जवान ओवर स्पीड पर कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही कार को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोका तो पहले तो कार चालक ने कार धीमे की, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी पास आया उसने अपनी गाड़ी तेज कर दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार के बोनट पर ही गिर गया। कार चालक काफी दूर तक ले गया और फिर एक जगह पर गाड़ी धीरे कर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उतार कर रवाना हो गया। मामले में सोडाला थाने में केस करवाया गया है, पुलिस जांच कर रही है। अलवर से खबर है, शराब फैक्ट्री मामले में नया खुलासा हुआ है। रिकॉर्ड्स में वो फैक्ट्री बंद थी जहां कार्रवाई हुई, यानी बंद होने के बावजूद वहां पर शराब बनाई जा रही थी। भिवाड़ी आबकारी निरीक्षक ने मामला दर्ज किया है। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सितंबर में बंद फैक्ट्री में प्रभारी आबकारी निरीक्षक ने आरोप लगाए, बिना अनुमति और जानकारी के अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। कागजों में दिखाया गया है कि सितंबर से फैक्ट्री बंद थी। एक डायरेक्टर समेत अब तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
आपके 50 मेरा अभी है, मेरे पास लक्ष्मणगढ़ और भिवाड़ी का चार्ज है। हमारा मेन काम फील्ड का होता है, आपका निरीक्षक का, तो इसलिए अपेक्षा का बहुत कम समय दे पाते हैं। दूसरी बात है, कंपनी के मेरे से पूछताछ की, इन्होंने कोई प्रोडक्शन किया, न किसी कागज में साइन कराए, ठीक है। तो इन्होंने जो कुछ किया ये अपने चोरी छुपके जो भी काम किया। जो भिवाड़ी में अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित कर रहा था, पुलिस की टीम के द्वारा इसको दस्तयाब किया गया है। टीम के अथक प्रयास से सुरेंद्र सोलंकी को दस्तयाब कर आज श्रीमान न्यायालय के समक्ष वास्ते पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जिससे रिमांड प्राप्त कर जो भी इनके साथी गण थे और फैक्ट्री के जो भी पार्टनर थे उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शाहपुरा थाना पुलिस ने अंजाम दी। हरियाणा निर्मित शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। 360 कार्टन शराब के बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। बात उदयपुर की कर ले, जहां कानोड़ इलाके में बीती रात बेखौफ लुटेरों ने नगर सेठ के घर में घुसकर करीब 2 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया। रात को 2 बजे बाद 4 लुटेरे घर के अंदर आए, नगर सेठ को रस्सी से बांधा, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 15 लाख रुपए नकदी, 1 किलो सोना, करीब 40 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। बाद ही घटना 2 बजे में टीवी देखी भी आया जनाई मुजागरित अवस्था में हो। 2 बजे टीवी देखिया? हाँ, अच्छा। न मुजागरित अवस्था में हो। हमारा हाथ बांधी दिया न मुंडो बांधी दो। कतरा लोग था? हैं? कतरा लोग था? 4 जना था। कितना हुआ? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अनुमानित। क्या क्या ले गए बताओ? फोन ले गया, चांदी ले गया, दीपक ले गया। नकदी कितनी थी? हैं? नकदी 16 लाख। 16 लाख रुपए नकदी। हाँ, 5 से 3 गिट्टियां बंदी सकी है। हाँ, 1 लाख खुला, 16 लाख। आज वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिले की 10 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकली। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान जयपुर जिले की सभी नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी और जनप्रतिनिधि लॉटरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। हालांकि अभी नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है नगर निगम चुनाव खत्म होने के बाद नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। और स्क्रीन पर आप कुछ ही पलों में प्रक्रिया की विभिन्न तस्वीरें देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जयपुर, करौली और उदयपुर में किस तरह से आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया की गई, उस वक्त की तस्वीरें हैं। अन्य जगहों पर भी लॉटरी प्रक्रिया चली है। वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज 31 जिलों में निकाली गई है। कुछ और जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर और डूंगरपुर जिले में जो लॉटरी की प्रक्रिया रही, किस तरह से चली, उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब देखिए ये 8 तस्वीरें बीकानेर, श्रीगंगानगर, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़ और भरतपुर की 8 तस्वीरें हैं जहां पर लॉटरी की प्रक्रिया की गई। और इधर कोटा में इटावा और रामगंज मंडी नगर पालिकाओं के लिए लॉटरी निकाली गई। टैगोर हॉल में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर समेत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रामगंज मंडी के 40, इटावा के 35 वार्डों के लिए लॉटरी निकली। और
कलेक्टर उज्जवल राठौर से बात की संवाददाता शाकिर अली ने। चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही निर्वाचन विभाग ने भी कमर कस ली है और काफी लंबे दिनों से जो है तैयारियां की जा रही थी, अब दिन नजदीक आ गए हैं। आज नगर पालिका, रामगंज मंडी और इटावा की लॉटरी खोली गई है। इसके अलावा कोटा उत्तर और दक्षिण के लिए जो तैयारियां की गई है उसके लिए हम बात करते हैं। जिला कलेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना संक्रमण का दौर है, तैयारियां पूरी कई दिनों से चल रही थी, आज लॉटरी भी निकाली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसे निर्देश प्राप्त हुए ऐसे ऐसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फ्राइडे इवनिंग को ये प्रोग्राम निकाला था, उसके तहत ही हमने पहले से भी तैयारी थी और उसके बाद और तैयारियों में तेजी ले आए। कल हमने रिटर्निंग अफसर, एआरओ और रिटर्निंग अफसर की मीटिंग कर ली थी और सभी शाखाओं के प्रभारियों की कर दी थी। एसपी साहब भी पधारे थे, सब एडीएम साहिबान, एसडीएम और सभी अधिकारी थे। तो उनमें बड़ी डिटेल से हमें क्या क्या करना है, किस ढंग से पोलिंग पार्टियां बननी है, कैसे मतदान दल रवाना होंगे, कैसे कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पालना की जानी है, प्रशिक्षण किस ढंग से दिया जाना है, सामग्री कहाँ से रवानगी होगी, वितरण होगी, कौन कौन से किस किस स्तर के अधिकारियों को क्या लगाया जाएगा, मजिस्ट्रेट वगैरह। तो ये सब तैयारियां हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। 19-20 से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और 29 तारीख को जब मतदान है तो उसकी पार्टियां 28 तारीख को जाएगी कॉमर्स कॉलेज से, और 1 तारीख को जो चुनाव है उनकी 31 तारीख को पार्टियां जाएगी। 3 तारीख को मतगणना है, उसके बाद 4 तारीख से महापौर और उपमहापौर का नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरा शेड्यूल देता है हमें और उसी हिसाब से हमें करना। हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कुछ करे, हमें तो ये है कि हमें तैयार रहना पड़ता है। जब भी चुनाव आयोग कहता है तैयारी कर लेते हैं। कोरोना को लेकर भी विशेष तैयारियां हैं सर, तमाम गाइडलाइन। कोरोना प्रोटोकॉल के हमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसकी हम पालना कर रहे हैं। उसमें जो भी पोलिंग पार्टी जाएगी उसको सैनिटाइजर देंगे, ग्लोव्स देंगे और मास्क देंगे। इसके अलावा जो वोटर आएगा उनका भी सैनिटाइज किया जाएगा और हर पोलिंग बूथ पर एक मतदान सहायता केंद्र भी होगा जिसमें वोटर लिस्टें रहेगी। कोई अपना नाम देखना चाहे तो देख लें। मतदाताओं की संख्या भी लगभग आधी कर दी है सरकार ने, क्योंकि कोरोना काल में सब डिस्टेंसेज मेंटेन करना है इसलिए। तो मेरे ख्याल से जो भी गाइडलाइंस हमें दी है उसकी हम पालना करते हुए, और जो आप लोग भी, आपके पास भी आती रहती है, राज्य निर्वाचन आयोग डायरेक्ट आप मीडिया को भी ब्रीफ करता है, तो वो चीज़ें जो भी आती है हम उसकी पालना करते हैं। उसी प्रोटोकॉल के तहत हम चुनाव करवाएंगे और ये आपको कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होगा, सब पारदर्शिता से होगा। ईवीएम का उपयोग हो रहा है और इसमें किसी तरह की कोई किसी का पक्षपात हम न तो हम कर सकते हैं न करना चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये आपको विश्वास है। पूरा चुनाव निष्पक्ष होगा और पूरी सावधानी जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन है उसके मुताबिक होगा। जिला कलेक्टर जो है तमाम इन तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और वक्त वक्त पर मीटिंग भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश साकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। केंद्रीय कृषि कानून को बाईपास करने के लिए गहलोत सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी में है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिल लाकर अलग कानून लाने पर मंथन हुआ। तो गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानून को बाईपास करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हुआ और बाईपास पर मोहर लग गई। अब पैरेलल कानून की तैयारी है। सोमवार को सीएम आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधेयक लाकर अलग कानून लाने का फैसला ले लिया गया। मंडी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने पर मंथन। मंत्रिपरिषद की बैठक में अलग कानून बनाने पर सहमति। बैठक में तय हुआ कि कृषि उपज मंडी समिति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए प्रदेश सरकार खुद का कानून लाएगी। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी संशोधित कानून बनाने पर फैसला हुआ। प्रदेश में निजी मंडियों के लिए करीब 2000 लाइसेंस पहले से ही दिए गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी प्रदेश सरकार का कानून बना हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों को केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए अलग कानून बनाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गहलोत सरकार ने इसको लेकर कानूनी राय ली और मंत्री परिषद की बैठक बुलाकर प्रदेश के लिए नए कृषि कानून बनाने की संभावनाओं पर मंथन किया है। अब प्रदेश सरकार को अलग कानून लाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने होंगे और विधेयक पारित कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। लिहाजा जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाए जाने की भी संभावना है। जिस कृषि कानून का गहलोत सरकार शुरू से ही विरोध कर रही थी, फिलहाल उसे एक सुर में मंत्रिपरिषद ने बाईपास जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। छोटी उम्र बड़ा कमाल। अजमेर की छोटी सी एक ग्रैंड मास्टर ने अपने हुनर से साबित कर दिया कि हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। उम्र छोटी बड़ा धमाल। मैं 6 वर्ष की हूँ।
मैंने फोटोग्राफी के दिन 2 घंटे ने 1000 फोटो खींची है। हुनरमंद खोरवी का कमाल। पापा ने सपोर्ट किया, पूरा मम्मी ने। ग्रैंड मास्टर का लाजवाब हुनर। सफलता उम्र देखकर नहीं मिलती, बस जरूरत है विश्वास और जुनून की। हर सपने को साकार किया जा सकता है, बस जरूरत है आगाज की। और इसी विश्वास और इसी जुनून के दम पर अजमेर की नन्ही सी खोरवी ने सफलता की बेमिसाल इबारत लिखी है। कहने को उम्र महज 6 साल है, छोटी उम्र में जो मुकाम हासिल किया वो बड़े बड़े दिग्गज भी हासिल नहीं कर पाते। बच्ची है खोरवी जोशी, जिसने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन 1000 से अधिक फोटो खींची इसने 132 मिनट में। सही सुना आपने, होनहार खोरवी ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींचकर अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन किया और उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल हुई। के लिए इसे एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है कि जब ये 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो इसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी। बेटी के खिताब पर परिवार भी खुशी से फूला नहीं समा रहा। जब खोरवी 2 साल की थी तब वो नेचर को निहारती रहती थी, चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखकर अपनी आंखों के फ्रेम में बसा लेती थी। धीरे धीरे खोरवी को प्रकृति से प्यार हो गया, जिसने समय के साथ फोटोग्राफी की शक्ल अख्तियार कर ली। बचपन से जब हम लोग मोबाइल में फोटोग्राफी करते थे तो इसने इंटरेस्ट दिखाया और मैं ट्रैकिंग का शौक़ रखता हूँ, तो जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बच्चे को साथ लेके गए तो उसने बराबर उसमें फ़ोटोग्राफी का इंटरेस्ट दिखाया। और जब DSLR मैंने लिया तो DSLR में भी इसने इंटरेस्ट दिखाया। तब से इसको मैंने, जब एक टेस्ट होता है डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो टेस्ट हमने इसका करवाया, जिससे पता चला कि इसका इमेज एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। खोरवी ने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना परिवार बल्कि शहर का नाम भी रोशन किया है। खोरवी अब अपनी फोटोग्राफी के जरिए दुनिया भर की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दादिश की रिपोर्ट।